सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री सागा। और आज का जो ये वीडियो है वो है न्यूमेरिकल पार्ट 2। इसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जो आप देख सकते हैं, जो कि ना जो गुजरात यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी वहाँ पे सॉल्व करवाए हुए हैं। लेकिन ये जो वीडियो है वो गुजरात यूनिवर्सिटी के बीएससी के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए नहीं है। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये जो वीडियो है, पर्टिकुलर वीडियो, ये 12th क्लास के स्टूडेंट, वहाँ के जो एनसीईआरटी का पोर्शन है, वहाँ के एक्सरसाइज में कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, मैंने वहाँ से उठाए हैं इसको। साथ में जो लोग बीएससी में रहकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज केमिकल काइनेटिक्स में इन 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, इसके ना पेपर अधूरा है। ठीक है, जैसे ये जो क्वेश्चन है वो IIT JEM का, ये जो क्वेश्चन है वो नीट JEE और इस तरह के कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन ऐसे कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो उन लोगों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, यहाँ पे जो ये 2 न्यूमेरिकल लिखे हैं, इन्हें हमें आज सॉल्व करना है। पहली बात तो ये कि ये ना, जैसा आप जानते हैं, लाइफ में ना स्ट्रेस बहुत होता है, बहुत सारे टाइप होते हैं स्ट्रेस के, और स्ट्रेस का एक अलग ही फैन बेस है स्टूडेंट के मन में। वो है क्या कि लंबे क्वेश्चन को देख के डर जाना। हम जब लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं ना, इससे जो इतना बड़ा लिखा हुआ है थियरी टाइप, उसे अप्रोच ही नहीं करते हैं। फिर चाहे हमें आता हो या ना आता हो, कंसेप्ट अच्छे हो या ना अच्छे हो, लेकिन हम डर जाते हैं उस लंबे क्वेश्चन से। तो ऐसा मत करो, क्योंकि कहते हैं ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। बस ये ऐसा ही है, यूँ समझ लो। अभी इसको हम सॉल्व करते हैं, उसको सिंप्लीफाई करते हैं कि सॉल्व कैसे करना है, इस सारी थियरी को कैसे डील करना है। देखो, जैसे ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, पहले क्या लिखा है पढ़ो उसे आराम से। द हाफ लाइफ फॉर रेडियो एक्टिव डिके ऑफ C14 है, और C14 जो है जानते हो कि वो रेडियो एक्टिव है, तो उसका डिके हो रहा है। उसका हाफ लाइफ कितना है? 5730 ईयर। लिख लो इसे, है ना, जो भी चीज इंपॉर्टेंट वहां पे दी हुई है उसे नोट करो। T हाफ 5730 ईयर। फिर क्या है? आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेनिंग वुड हैड ओनली 80% ऑफ C14। यानी कि जो आर्कियोलॉजिकल वाले हैं उनको है ना, उस एक वुड था, है ना, कि लकड़ी थी, उसमें उन्हें C14 कितना मिला? 80%, है ना। 80% मिला है, याद रखना, 80% फाउंड हुआ है। इसका मतलब क्या कि जो कंसंट्रेशन है वो क्या है? रिमेनिंग है, बची हुई कंसंट्रेशन है। अगर इनिशियली वो 100 होता तो 100 का 80% कितना इस बार? 80 है। मींस शुरू में अगर वो 100 होता तो उसका 80% मिला है उनको, मतलब कि 80 मिला है। दैट्स वाई 80% C14 इज अ रिमेनिंग कंसंट्रेशन, ये दी हुई है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि अगर इनिशियली वो R0 इनिशियली अगर होता 100 मोल लीटर इनवर्स, तो अब RT यानी कि कितना बचा हुआ है? रिमेनिंग है 80%, मींस 80 मोल लीटर इनवर्स। ये हो गया। इन लिविंग ट्री एस्टिमेट द एज ऑफ सैंपल की एज मतलब क्या होता है? टाइम। इन शॉर्ट आपको T को मेजर करना है बस। यानी कि जो इतनी बड़ी थ्योरी लिखी थी उसमें करना क्या है आपको? केवल कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है उन्हें साइड में लेकर के लिख देना है। लिख दिया। अब सारा फोकस ले आओ इस पर, उसे जाने दो। वहां पे जो भी लिखा है उसका कोई मीनिंग नहीं है, चाहे जो लिखा हो, है ना। फालतू की पंचायत में ध्यान ही मत दो। यहां देखो कि तुम्हें क्या करना है। एक बात और, प्रोसेस कौन सी है? रेडियो एक्टिव डिके की क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। और रेडियो एक्टिव डिके के प्रोसेस कौन से ऑर्डर के होते हैं? याद होगा, फर्स्ट ऑर्डर। इसका मतलब क्या कि यहां पर फर्स्ट ऑर्डर वाले जो अपने फॉर्मूलाज थे वो यूज होने वाले हैं, जो कि सिर्फ 2 ही हैं, एक इंटीग्रेटेड रेट लॉ और एक हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, तो यहां पर है ना, मेजर करना है टाइम को। अब जो टाइम है वो किस में आता है? इंटीग्रेटेड रेट लॉ में आता है। टाइम वाला जो टर्म है वो यहां पे लगाओ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। यहां मैं लिखता हूं T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K log base 10 R0 अपॉन RT। तो देखो, ये जो है ना इक्वेशन है, इसको ध्यान से देखो। यहां पे T को तो फाइंड करना है। K जो है, देखो K न्यूमेरिकल में कहीं भी नहीं दिया हुआ है ना, ये प्रॉब्लम है एक। और R0 और RT, R0 ये रहा, RT ये रहा। इसका मतलब क्या कि अब हमें ये समझ में आया कि हमें K को फाइंड करना पड़ेगा।
के की वैल्यू अगर कहीं से मिल जाती है तब ये न्यूमेरिकल तो सॉल्व हो गया, कुछ है ही नहीं अब तो इसके अंदर। के कैसे आएगा? तो देखो के के लिए टी हाफ दिया तो है, ये टी हाफ क्यों दिया था क्वेश्चन में? ताकि आप के निकाल सको। उससे आप के कैसे निकालोगे? फ्रॉम द हाफ लाइफ टाइम, बिकॉज के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, है ना, ये फॉर्मूला है ना फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम का। टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के होता है। मैंने यहाँ पे के को बना दिया सब्जेक्ट और टी हाफ को वहां भेज दिया। तो इस वाले से क्या करो, के फाइंड करो। चलो करते हैं, ठीक है। देखो 0.693 अपॉन टी हाफ कितना है? 5730। क्या आंसर आएगा? सॉल्व करो इसको। 0.693 डिवाइडेड बाय 5730 इज इक्वल टू 0.123 टाइम्स 0 1209 है, मैं उसको 1 कर देता हूं। इसका यूनिट क्या आएगा? यूनिट आएगा, देखो ये ईयर में था तो यूनिट लगाना, ध्यान से लगाना उसको, ईयर इनवर्स, ठीक है। के की वैल्यू मिल गई, अब के को उठा के रख दो इस इक्वेशन में, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो इतनी बड़ी यहां पे 3 लिखी हुई थी, अगर आप उससे डर जाते हैं और नहीं करते सॉल्व तो फिर आपका मार्क्स चला जाता है ऐसे ही, है ना। इसको ध्यान से पढ़ो, जो उसमें दिया उसे यहां लिखो और फिर देखो कि आपको क्या फाइंड करना है और फिर आंसर आ जाएगा, है ना। ये कोई एकदम डिफरेंट न्यूमेरिकल नहीं है तो वही ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करना था बस। t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के मिल गया, है ना, जो मैं प्रॉब्लम की जड़ थी वो तो मिल गई। 0.123121, यहां पर क्या है? log on base 10, r naught the value is 100, rt the value is 80। 0 से 0 कट गया, इसका log फाइंड करो। पहले करते हैं 10/8 जो आया है 1.25, इसकी वैल्यू यहाँ पे 1.25, अब है ना 1.25 का log निकालते हैं। log ऑफ 1.25 यहां लिखता हूं मैं उसको 2.303 अपॉन 0.123 टाइम्स 0 121 मल्टीप्लाई बाय 0.09691, ये इसके लॉग की वैल्यू है। अब कुछ नहीं करें तो खाली सिंपल मैथमेटिक ही है कि जो वैल्यू आई है उसको मल्टीप्लाई करोगे 2.303 मल्टीप्लाई बाय 0.09691 एंड डिवाइडेड बाय 0.3 टाइम्स 0 121। इसका आंसर आया 1844.49 ईयर्स। ओके, सो दिस इज अवर आंसर, मीन दिस इज द टाइम, यानी कि ये क्या है? ये है एज। ये एज किसकी है? वुड की। कि जो वुड की एज है वो इस तरह होगी, और यही एक तरीका होता है जिससे हम किसी भी सैंपल की, जो भी सैंपल मिलते हैं ना हमें आर्कियोलॉजी वालों को जो मिलते हैं सैंपल्स, उन सैंपल्स की एज को फाइंड करने का एक तरीका होता है। आपने पढ़ा होगा कार्बन डेटिंग मेथड। सो दिस मेथड हाउ इट्स वर्क, ये है उसका एक एग्जांपल। यहाँ पे इस तरह से हमने उसकी ईयर फाइंड की है, ठीक है, उसका एज फाइंड किया है। तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। आगे देखते हैं सेकंड। अब देखो ये सेकंड वाला न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल ऐसा है, बहुत बड़ा लिखा हुआ है, देख के स्ट्रेस होता है। क्या करो, ध्यान से खाली पढ़ो, जो वैल्यूज दिए उसे लिखो साइड में और फिर सोचोगे क्या करना क्या है, ठीक है। देखो ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वन ऑफ द प्रोडक्ट इज स्ट्रोंशियम 90, ठीक है। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में कोई प्रोडक्ट बना है स्ट्रोंशियम 90 विथ हाफ लाइफ टाइम ऑफ 28.1 ईयर्स। फिर से ये रेडियोएक्टिव डिके है, और रेडियोएक्टिव डिके है मतलब क्या? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक यूज होने वाला है। इतनी चीज समझ में आ गई। हाफ लाइफ दिया हुआ है, लिख लो इसको यहां पर। क्वेश्चन नंबर 2, द टी हाफ इज गिवन इज क्या है? 28.1 ईयर टी हाफ दिया है। इफ 1 माइक्रोग्राम ऑफ स्ट्रोंशियम 90 वॉज एब्जॉर्ब्ड इन द बोन्स ऑफ अ न्यूली बॉर्न बेबी इंस्टेड ऑफ कैल्शियम, मतलब क्या कि कोई न्यूबॉर्न बेबी है, उसके अंदर क्या हुआ है? 1 माइक्रोग्राम, यानी कि इतना उसका क्वांटिटी
स्ट्रॉन्शियम 90 का एब्जॉर्ब हो गया बोन में कैल्शियम की जगह पर, है ना, बड़ा ही अनलकी बीबी है। हाउ मच ऑफ इट रिमेन आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद उसमें ये कितना बचा होगा, और 60 ईयर्स के बाद कितना बचा होगा, ये हमें फाइंड करना है। मतलब क्या ध्यान सुनो, जो न्यूली बॉर्न बेबी है वहां पर कितना ऐड हुआ, कितना वहां पे एब्जॉर्ब हुआ था, 1 माइक्रोग्राम, यानी कि ये इनिशियली है, यानी कि ये उसकी इनिशियल क्वांटिटी। मतलब क्या कि ये आर नॉट है, सही कह रहा हूं ना, ये क्या है, ये आर नॉट है, 1 माइक्रोग्राम। और माइक्रो मीन्स क्या होता है, 10⁻⁻⁶ ग्राम, है ना, उसे ग्राम में कन्वर्ट कर लो, 1 माइक्रोग्राम। अब क्या कहा है कि 10 ईयर्स के बाद कितना बचेगा, कितना बचेगा, कितना रिमेन रहेगा, मतलब क्या, रिमेनिंग कंसिडरेशन, इट मीन्स क्या, ये है आरटी। तो आरटी तो हमें फाइंड करना है, और कब फाइंड करना है, पहले फाइंड करना है t इज इक्वल टू 10 ईयर्स के लिए, कि 10 ईयर्स के बाद में वो कितना होगा। इन शॉर्ट आपको ये वैल्यूज दी हुई हैं और अब आपको आरटी फाइंड करना है ना। क्या करोगे, वही करना है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ लगाना है फर्स्ट ऑर्डर का। लिखते हैं उसको यहां पर, दैट k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log base 10 R0 अपॉन RT। अब देखो उसको ध्यान से, यहां पर k की वैल्यू नहीं दी है, फिर से वही वाला लोचा है जो ऊपर था, पर यहां भी सेम चीज करनी है ना, कहानी वही, पर सोच थोड़ी नहीं है कि ना यहाँ पे k तो, हाँ k में तो सोच भी वही होगी, ये k तो फाइंड करना है ना। k कैसे फाइंड करोगे, हाफ लाइफ टाइम से, ये दिया हुआ है, यहां भी सेम किया था ना, हाफ लाइफ टाइम दिया था, k फाइंड किया था, तो कर लेते हैं। आगे देखते हैं, टाइम तो निकालना है, ठीक है, आर नॉट दिया है, सॉरी टाइम का निकालना, टाइम दिया हुआ है, टाइम 10 ईयर्स, आर नॉट भी दिया हुआ है 1 माइक्रोग्राम। हाँ, आरटी जो है फाइंड करना है, और आरटी तभी फाइंड हो पाएगा जब इसके अंदर के की वैल्यू आके हम रख देंगे। ये के अभी अननोन है, ठीक है, चलो के को नोन बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, टी हाफ से, दैट टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ कितना है, 28.1। सॉल्व करो इसको, क्या लिखा है, 0.693 डिवाइडेड बाय 28.1, आंसर आया है 0.0246। क्या होगा इसका यूनिट, और सर यहाँ पे टी हाफ नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, k इज इक्वल टू, यूनिट क्या होगा, ये ईयर था इसलिए ये होगा ईयर इनवर्स। k की वैल्यू आ गई है, अब k को उठा के रख दो इसके अंदर, है ना, इसमें रख दो, और फिर देखो इसे कैसे सॉल्व करोगे। देखो अब इसका लिखते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ, क्या होगा, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log बेस 10 R0 अपॉन RT। ओके, अब यहां पे जितनी वैल्यू से उसको उठा के रख दो, k t R0, और RT तो हमें फाइंड करना है। देखो k की वैल्यू क्या है, ये 0.0246 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम कितना है, 10 ईयर्स, 10, यह आएगा लॉग बेस 10। अब देखो जो आर की वैल्यू है वो अगर आप रखोगे 1 माइक्रोग्राम तो आंसर भी आएगा माइक्रोग्राम में, और होए ग्राम में तो आंसर आएगा ग्राम में। मैं यहां पर रख रहा हूं इन माइक्रोग्राम, यानी 1, है ना, तो आंसर किस में आएगा, आरटी का माइक्रोग्राम में ही आएगा, और वो ज्यादा कन्वीनियंट भी है, वही सही रहेगा, इसलिए आरटी रख दिया यहां पर। अब क्या करोगे, सबसे पहले इन सबको यहां भेज दो, तो यहां पे क्या होगा, log 1 अपॉन आर टी इज इक्वल टू 0.0246 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 2.303, है ना। इसे सॉल्व करो अब, जीरो 0.246 मल्टीप्लाई बाय 10, वो तो वही हो जाएगा, मतलब कि पॉइंट एक यहाँ पे आ जाएगा, फिर डिवाइड बाय 2.303, द आंसर इज 0.1068, है ना। अब देखो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को यहीं से प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो इसको सॉल्व नहीं कर पाते, है ना, जिनके लॉग के कॉन्सेप्ट सही नहीं है उसे सॉल्व नहीं कर पाते, इसलिए इसको ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करना है। ये वाले न्यूमेरिकल काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और यहाँ पे क्या फंस जाओगे सब आता होगा फिर भी। देखो इसे सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करना है, दैट लॉग
a अपॉन b इज इक्वल टू log a माइनस b, log a माइनस log b, मतलब कि ये log है, ये a और b क्या करना है, उसको सिंप्लीफाई कर देना है इन द टर्म्स ऑफ log a माइनस log b। इसके यहां पे अप्लाई करो तो क्या होगा, log 1 माइनस log RT हो जाएगा, और फिर इज इक्वल टू में क्या जाएगा, 0 पॉइंट जो है वही 1068। log 1 कितना होता है, 0, तो 0 माइनस 0 तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो माइनस log RT इज इक्वल टू 0.1068। ये माइनस को उठा के वहां भेज दिया, हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ लोग समझते हैं कि आंसर आ गया है ना, खुश हो जाते हैं यहाँ पे कि हमारा आंसर आ गया, आंसर लिख के आ गया, फिर टिक करके आ गए, है ना, ये दिया होगा ऑप्शन में, तो पर ये गलत है। यहाँ भी आपने क्या किया है, RT फाइंड करना है ना, फाइंड करना है हमें RT। क्या ये RT है, नो, दिस इज अ log RT, दैट्स वाई आपको इस log को सामने भेजना पड़ेगा। अब log जब सामने जाएगा तो क्या होगा, वो बन जाएगा एंटी लॉग। क्या होगा, ध्यान से, क्या, एंटी लॉग, मतलब कि यहां पे RT इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ माइनस 0.108। अब जो आंसर आएगा, दिस इज योर फाइनल आंसर, है ना। अब इसका एंटी लॉग फाइंड करोगे, चलो फाइंड करते हैं इसका एंटी लॉग। आपको अपने साइंटिफिक कैलसी से एंटी लॉग फाइंड करते ना आता हो तो बताना, हम इस पर एक वीडियो बना लेंगे कि हाउ टू फाइंड एंटी लॉग, और फिर कैसे यूज करते हैं साइंटिफिक कैलसी को, वरना अगर एंटी लॉग निकालते ही नहीं आएगा फिर क्या करोगे, है ना। फिर मैं यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ एंटी लॉग ऑफ माइनस 0.1068 and the answer is 0.78198। आंसर किसमें आएगा, माइक्रोग्राम में, जो मैंने कहा था। तो देख लो आंसर आ गया है, और आंसर करेक्ट है। इस बात को हम कैसे पहचाने, बिकॉज पहले स्ट्रोंशियम उस बच्चे के शरीर में कितना था, 1 माइक्रोग्राम। अब वो डिके हो रहा है तो ऑफकोर्स ये बात है कम हो रहा होगा, तो कम होकर कितना हो गया, 0.78198 माइक्रोग्राम बचा। कब, जब 10 ईयर का वो हो गया होगा, तब आफ्टर 10 ईयर्स। सिमिलर है आफ्टर 60 ईयर्स। इसको आप लोग प्रैक्टिस में जरूर सॉल्व करना, कि ये जो न्यूमेरिकल यहाँ पे मिस्टेक होने के चांस बहुत ज्यादा हैं, पर्टिकुलरली इस वाले पोर्शन में, लॉग वाले पोर्शन में प्रैक्टिस जरूर करना। न्यूमेरिकल कभी भी देख के नहीं आता है, ऐसा अगर सोचोगे न्यूमेरिकल देख लिया और वो आ गया ना, जब करने बैठोगे समझ में आएगा कि हाँ मेरी यहाँ गलती हो रही है, ठीक है। सो आई होप आपके सब समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।